दर्शकों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑफिशियल वीडियो विद अमित पर। समुद्र एक रहस्यमयी दुनिया है जिसमें ऐसे गहरे राज छिपे हैं जिनकी चर्चा हमेशा होती रहती है। वैज्ञानिक जितने उत्सुक अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने के लिए हैं, उतने ही उत्सुक समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए भी हैं। अपनी खोज के दौरान वैज्ञानिकों को कई ऐसे अनमोल खजाने मिले हैं जो सदियों से समुद्र की लहरों के नीचे दफन हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको अब तक समुद्र में मिले सबसे कीमती और रहस्यमय खजानों के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही हम कुछ अनसुने समुद्री तत्वों पर भी चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि यह विशाल समुद्र अरबों सालों से पृथ्वी पर मौजूद है और इस दौरान अनगिनत वस्तुओं को अपनी गहराइयों में समा चुका है। सिर्फ वस्तुएं ही नहीं, बल्कि कई प्राचीन शहर भी समुद्र में समा चुके हैं। जब इन चीजों की खोज की जाती है तो ये किसी अनमोल खजाने से कम नहीं होती। इटली का समुद्री खजाना। इटली के सग्निया तट के पास समुद्र की तलहटी में खोज कर रहे कुछ गोताखोरों को एक ऐसा रहस्यमयी खजाना मिला जिसने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। शुरुआत में उन्होंने रेत के नीचे कुछ धातु की वस्तुएं देखी और सोचा कि वे कोई साधारण बर्तन होंगे, लेकिन जब उन्होंने खुदाई शुरू की तो उन्हें ठस्तैद से पैसीथैद तक प्राचीन रोमन सिक्के मिले जो साल से भी अधिक पुराने थे। ये देखकर पुरातत्वविद भी दंग रह गए कि समुद्र की गहराइयों में इतनी बड़ी संपत्ति छिपी हुई थी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक प्राचीन डूबे हुए जहाज का संकेत हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार जिस स्थान पर ये सिक्के पाए गए, उससे यह संभावना जताई जा रही है कि आसपास एक प्राचीन जहाज का मलबा भी छिपा हो सकता है। यह खोज समुद्री व्यापार मार्गों के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करती है। अब पुरातत्वविद इस जहाज के मलबे को खोजने में लगे हैं, क्योंकि यदि यह मिल जाता है तो और भी ऐतिहासिक धरोहरें सामने आ सकती हैं। वैज्ञानिक अभी भी इस क्षेत्र में शोध कर रहे हैं और कई रहस्यमयी वस्तुओं की जांच जारी है। टाइटैनिक, एक अनमोल खजाना और रहस्यों का पिटारा। कभी कभी एक डूबा हुआ जहाज ही अपने आप में खजाना होता है। हर कोई टाइटैनिक की उस दुखद कहानी को जानता है जब बेंता अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा के दौरान इसे अधिक माना जाने के बावजूद यह उत्तरी अटलांटिक में एक हिमखंड से टकरा गया और डूब गया। लेकिन इस जहाज का सही स्थान सदी से अधिक वर्षों तक अज्ञात रहा। 1985 में समुद्र विज्ञानी रॉबर्ट बेलार्ड ने समुद्र की तलहटी में टाइटैनिक को खोज निकाला। आज भी टाइटैनिक से जुड़े नए रहस्य सामने आते रहते हैं। हाल ही में हुए एक खुलासे में पता चला कि बेलार्ड वास्तव में शीत युद्ध के दौरान दो डूबी हुई पनडुब्बियों की तलाश करने के एक गुप्त मिशन पर थे जब उन्हें टाइटैनिक का मलबा मिला। ऐसे ही और रहस्यमयी और रोमांचक समुद्री खोजों के लिए हमारे साथ बने रहें। तो आज मैं आपको टाइटैनिक से जुड़े अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताने जा रहा हूं। टाइटैनिक के डूबने के 103 साल बाद भी ये 4 रहस्य दफन हैं। 103 साल पहले एक अंधेरी रात में टाइटैनिक एक हिमखंड से टकरा गया। उस समय अधिकांश यात्री गहरी नींद में थे। हादसे के वक्त टाइटैनिक यूफोर्डित किमी घंटा की रफ्तार से इंग्लैंड से अमेरिका की ओर बढ़ रहा था और महज 3 घंटे के भीतर 14 और 22 अप्रैल 1912 की रात में अटलांटिक महासागर में समा गया। जिस जहाज को अडूबने वाला कहा जाता था, वह इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में से एक बन गया। इस हादसे में करीब 1,400 लोगों की मौत हो गई थी। सितंबर 1952 में टाइटैनिक का मलबा कनाडा से 60 किमी दूर समुद्र में पाया गया। जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया था और दोनों हिस्से 800 मीटर की दूरी पर मिले थे। अब जानते हैं वे 4 रहस्य जो इतने सालों बाद भी अनसुलझे हैं। 1. यह जहाज कभी डूब नहीं सकता था। टाइटैनिक को इस दावे के साथ बनाया गया था कि यह कभी डूब नहीं सकता। यहां तक कि कुछ लोगों ने कहा था कि ईश्वर भी इसे नहीं डुबा सकते। इस दावे के पीछे कई वजहें थीं। इसमें उस समय की सबसे उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसके बावजूद यह डूब गया और अपने पीछे एक बड़ा रहस्य छोड़ गया। रियो डी जेनेरियो की फेडरल यूनिवर्सिटी के नौसेना और महासागरीय इंजीनियरिंग विभाग के इंजीनियर सिकंदर डी आधियो के अनुसार टाइटैनिक आधुनिक इंजीनियरिंग सिद्धांतों के आधार पर डिजाइन किया गया पहला जहाज था। इसमें कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे
यानी अगर एक हिस्से में पानी भर जाता तो वह दूसरे हिस्से को प्रभावित नहीं करता। हालांकि इस जहाज के डिजाइन में कुछ तकनीकी चुनौतियां भी थीं, जैसे जहाज की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए ताकि बिजली के तार और पानी की पाइपलाइन सही तरीके से काम कर सकें। इंजीनियरों ने सोच समझकर ऊंचाई तय की थी और यह अनुमान लगाया था कि पानी कभी भी डेक तक नहीं पहुंच सकता। उन्होंने छत पर भी सुरक्षित कंपार्टमेंट बनाए थे, लेकिन इतनी भीषण टक्कर के बारे में किसी ने नहीं सोचा था। जब टाइटैनिक हिमखंड से टकराया तो यह लगभग आधी लंबाई तक फट गया। पानी ऊपरी डेक तक पहुंचने लगा और देखते ही देखते पूरा जहाज भरने लगा। सभी पंप सक्रिय कर दिए गए, लेकिन पानी इतनी तेजी से अंदर आ रहा था कि उसे निकाल पाना असंभव था। टाइटैनिक को अडूबने वाला जहाज कहकर प्रचारित किया गया था और उस समय इतने बड़े जहाज को बनाना वास्तव में एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन फिर भी यह डूब गया और आज भी एक रहस्य बना हुआ है। ब्लू रिबन जीतने का दबाव और तेजी से सफर पूरा करने की होड़ कई बड़े समुद्री हादसों के पीछे मानवीय भूल होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि टाइटैनिक पर जरूरत से ज्यादा तेजी से सफर पूरा करने का दबाव था। दरअसल दबाव ब्लू रिबन को हासिल करने का था। यह सम्मान सोडियोट में शुरू हुआ था, उस जहाज को दिया जाता था जो अटलांटिक महासागर को सबसे तेज गति से पार करता था। टाइटैनिक को इस खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। प्रोफेसर अल्लू ने बताया कि इस दौड़ के लिए टाइटैनिक को बेहतरीन इंजीनियरिंग और तकनीक के साथ बनाया गया था। उस समय दुनिया भर की बड़ी जहाज निर्माण कंपनियां सबसे बेहतरीन महासागरीय जहाज बनाने की दौड़ में थीं। इंग्लैंड और जर्मनी सबसे लंबे और तेज जहाज बनाने की प्रतिस्पर्धा में थे। ब्लू रिबन का खिताब उसी जहाज को मिलता था जो सबसे विशाल और तेज रफ्तार में अटलांटिक को पार करता था। इस सम्मान को पाने के लिए किसी भी जहाज को अपनी पहली यात्रा पूरी करनी होती थी। अल्लू के अनुसार कोई भी जहाज अपनी पहली यात्रा में सबसे बेहतरीन स्थिति में होता है और इस दौरान वह अधिकतम गति प्राप्त कर सकता है। टाइटैनिक ने भी अपनी पहली यात्रा में अधिकतम गति प्राप्त करने की कोशिश की थी। इस त्रासदी से बचने वाले लोगों ने बताया कि कप्तान को रास्ते में हिमखंड होने की सूचना मिली थी, लेकिन उन्होंने जहाज की गति को कम नहीं किया क्योंकि उन्हें अटलांटिक महासागर को सबसे तेज गति से पार करना था। इसी मानवीय भूल की वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। दोस्तों, हम भी अपनी जिंदगी में ऐसी ही गलतियां करते हैं। हम हर चीज को जल्दी हासिल करना चाहते हैं। कई बार अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कोई भी उपलब्धि आपकी जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं हो सकती। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जल्दबाजी में जोखिम भरे फैसले लेने से बचें। टाइटैनिक अकेला नहीं था। क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक अकेला जहाज नहीं था? दरअसल टाइटैनिक जैसे 3 जहाज बनाए गए थे जो तकनीकी रूप से समान थे। उनके नाम भी टाइटैनिक से मिलते जुलते थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि टाइटैनिक की तरह ही बाकी 2 जहाज भी किसी न किसी दुर्घटना का शिकार हो गए थे। इसी वजह से यह अफवाह फैलने लगी कि ये जहाज किसी श्राप का शिकार थे। इतनी सारी मौतें क्यों हुई? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब टाइटैनिक डूबा तो उसमें 65 से ज्यादा लोगों की मौत क्यों हुई? अगर यह इतना उन्नत जहाज था तो उसमें पर्याप्त लाइफ बोट्स, जीवन रक्षक नौकाएं क्यों नहीं थीं? इस हादसे में केवल कुछ ही लोग बच पाए थे, जबकि जहाज की तकनीक बहुत उन्नत थी। एंटीकायरा तंत्र एक प्राचीन ऐतिहासिक खजाना। इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है एंटीकायरा तंत्र, जिसे दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर माना जाता है। यह 2000 साल पुराना है। अगर कोई आपसे दुनिया के पहले कंप्यूटर के बारे में पूछे तो आप अबेक्स का नाम लेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एंटीकायथेरा तंत्र को अपने युग का पहला वास्तविक कंप्यूटिंग डिवाइस माना जाता है? लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? इसे क्यों बनाया गया था और किसने इसे बनाया? आइए इन सवालों के जवाब विस्तार से जानते हैं। नांचिनी वोयर में ग्रीक द्वीप थेरा के तट पर एक प्राचीन डूबे हुए जहाज का मलबा खोजा गया। जब जहाज के अंदर निरीक्षण किया गया तो एक लकड़ी का बक्सा मिला जिसमें हजारों साल पुराना एक एनालॉग कंप्यूटर था। चूंकि यह उपकरण एंटीकायथेरा के तट के पास मिला था, इसलिए इसे एंटीकायथेरा मैकेनिज्म नाम दिया गया। ऐसा माना जाता है कि यह कंप्यूटर प्राचीन ग्रीक वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया था।
शोधकर्ताओं के अनुसार यह उपकरण लगभग 200 वर्ष पुराना है, जिसे दुनिया का पहला जात कंप्यूटर माना जाता है। लेकिन यह सवाल उठता है कि उस समय इतनी उन्नत तकनीक संभव कैसे हो सकती थी, जब आधुनिक विज्ञान का विकास भी नहीं हुआ था। जब इस यंत्र को प्रयोगशाला में लाकर उन्नत इमेजिंग तकनीक से जांचा गया, तो वैज्ञानिकों ने पाया कि एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म एक जटिल प्रणाली थी, जिसमें आधुनिक मैकेनिकल कंप्यूटर से भी अधिक जटिल भाग थे। इस उपकरण पर प्राचीन शिलालेख और खगोलीय गणनाएं उकेरी गई थीं। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस कंप्यूटर का उपयोग सूर्य और चंद्र ग्रहणों की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता था, जबकि कुछ का मानना है कि इसका उद्देश्य सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति को ट्रैक करना था। एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म के बचे हुए हिस्सों को एथेंस के राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय में संरक्षित किया गया है। हालांकि इसका सही उद्देश्य अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। इसे किसने बनाया था और क्यों? इस उपकरण को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस युग में इतनी उन्नत तकनीक का विकास कैसे हुआ। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इसका संबंध किसी एलियन टेक्नोलॉजी से हो सकता है, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इसी तरह प्राचीन समय में खोए हुए शहरों की खोज इतिहासकारों को रोमांचित करती रही है। मिस्र का डूबा हुआ शहर हेराक्लियोन, थोनिस हेराक्लियोन, जो लगभग 200 साल पहले समुद्र में समा गया था, कुछ वर्षों पहले फिर से खोजा गया। इतिहासकारों के अनुसार यह शहर अपनी अपार समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। गोताखोरों को इस शहर के खंडहरों से खजाने भी मिले हैं, लेकिन रहस्य यह है कि इतना समृद्ध शहर समुद्र में कैसे डूब गया। ऐसे ही कई प्राचीन शहरों का उल्लेख किया जाता है जो समुद्र में समा गए। भारतीय इतिहास में सबसे प्रसिद्ध डूबे हुए शहरों में से एक है भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। यदि पूरी द्वारका नगरी दोबारा खोजी जाए तो यह ऐतिहासिक दृष्टि से अमूल्य विरासत साबित होगी। कुछ अवशेष वैज्ञानिकों द्वारा खोजे जा चुके हैं, लेकिन संपूर्ण द्वारका नगरी अभी भी अज्ञात बनी हुई है। कल्पना कीजिए, यदि ये सभी डूबे हुए शहर पूरी तरह से खोज लिए जाएं, तो हमारे पास कितना अपार खजाना और ऐतिहासिक जान होगा सामने आ रहा है। दोस्तों, अगर आप इस खोज के बारे में अलग से वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। समुद्र में योमजेडई 1 साल पुरानी एक बोतल मिली, जिसमें सैंपल मौजूद थे। 40 गोताखोरों ने इसे शराब की बोतलों और चीनी मिट्टी के बर्तनों के साथ खोजा। स्वीडन के पास बाल्टिक सागर में लगभग 3 फीट की गहराई में ब्रिटिश गोताखोरों को एक जहाज का मलबा मिला। सुरक्षा के लिए उस क्षेत्र में पुलिस तैनात कर दी गई है। माना जाता है कि यह जहाज निकोलस प्रथम का था, जो 1850 में डूब गया था। गोताखोरों ने पहली बार पोलैंड द्वीप के पास लगभग 80 समुद्री मील दूर मलबे को देखा और फिर जांच की। बाल्टिक ग्रुप के नेता थॉमस ट्रुकुला ने बताया कि 2 गोताखोर साइट की खोज कर रहे थे और लगभग 2 घंटे तक पानी के अंदर रहे। इस दौरान उन्होंने जहाज का मलबा देखा और अपनी कंपनी को इसकी सूचना दी। इसके बाद चार्ट और गोताखोरों को भेजा गया, जिन्होंने इस खोज की पुष्टि की। जहाज पर सेल्टर्स ब्रांड की एक बोतल पाई गई, जो मिनरल वाटर का ब्रांड था। 9वीं सदी का यह जहाज काफी अच्छी हालत में था। पानी की चीनी मिट्टी की बोतलें टोकरियों में भरी हुई थीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस फैक्ट्री ने बोतलें बनाई थीं, वह आज भी अस्तित्व में है। शोधकर्ताओं ने उस कंपनी से संपर्क किया और इस खोज की पुष्टि की। वीडियो रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों ने बोतलों में उपयोग की गई मिट्टी की जांच की और पाया कि जहाज एफिड से डिसेक्सर के बीच का है। उस समय मिनरल वाटर को एक दवाई माना जाता था और केवल राजा महाराजाओं के लिए आरक्षित था। यह इतना कीमती था कि इसे सुरक्षा गार्डों की निगरानी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता था। गोताखोरों ने इस खोज के बारे में पहले ही स्वीडिश अधिकारियों को सूचित कर दिया है। जहाज से भारी सामान निकालने के लिए और अधिक गोताखोरों को भेजा गया है। पत्थर से बनी बोतलों पर सेल्टर्स अंकित था, जिससे यह पुष्टि हुई कि वे मिनरल वाटर से भरी हुई थीं। बोतलों पर लिखे ब्रांड और अन्य चिन्हों का अभी भी विश्लेषण किया जा रहा है। सटीक कंपनी का नाम अभी पुष्टि होना बाकी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।